देखो, लॉजिकल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है चॉइस के लिए। मान लीजिए आपके पास किसी कंडीशन के आधार पे आपको तय करना है कि आप इसके साथ जाओगे कि उसके साथ जाओगे, उसे क्या बोलते हैं? चॉइस बोलते हैं। तो जब भी आपके पास चॉइस वाला सवाल आ जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर मुझे टर्म 1 के साथ जाना है और कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो टर्म 2 के साथ जाना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। ठीक है, तो फंक्शन हमारा वहां पर यूज होता है इफ एल्स वाला। तो लगाते हैं इसको। आपने लगाना है फॉर्मूले का नाम इफ। यहाँ पर आप अपनी कंडीशंस लगाते हैं यानी चॉइस लगाते हैं। ठीक है, एक टक क्यों देख रहा है ऐसे? गलत इंपैक्ट जाता है। इफ पर जाते हैं। इफ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या लगाना है? कंडीशंस लगाना है। कंडीशंस कैसे लगाते हैं? हमने ये डाटा ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया कि अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, अगर इसका मान जो भी नंबर यहाँ पर है, अगर उसकी वैल्यू 35 या उससे ज्यादा है तो आंसर क्या लगाना है हमको वहां प्रिंट करके? पास। अगर उसकी वैल्यू कम है तो क्या लगाना है? फेल लगाना है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सामने की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 35। लग गई कंडीशन। तो इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। ऑब्वियसली सी बात है ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ऑब्वियसली पास लिखना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे पास लिख देना है। अब क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन फेल हो गई तो वो पैरामीटर रन होगा जो अब आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, वो तभी चलेगा जब ये कंडीशन फेल होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है फेल। इस तरीके से ये लगता है। अब आप खुद सोच के बताओ ये वैल्यू कितनी है? 35। 35 यहाँ पे रखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि बराबर है, और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या प्रिंट होगा? पास। इसीलिए यहाँ पर पास दिखेगा। अभी जब आप ड्रैग कर दोगे तो वो किस पे काम करेगा? 56 पे काम करेगा। 56 भी क्या होता है? 35 से बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा वहां पर? पास प्रिंट होगा। और 34 में क्या प्रिंट होगा? फेल होगा, क्योंकि 34 जो होता है 35 से बड़ा नहीं होता। फेल हो गया, तो फेल होने के केस में वो आ जाओ। तो पहला वाला हमने इफ एल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? अब आते हैं हम अपने नेस्टेड इफ एल्स पे। नेस्टेड इफ एल्स हम लोग को तब यूज करना है जब आपके पास चॉइस 2 से ज्यादा हो, तब हम इसे यूज करते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हम इफ के अंदर भी अगली इफ कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। लगाने का तरीका मैं एक प्रैक्टिकल यहाँ पे बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मेरे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है, मुझे बच्चों के नंबर के आधार पर ग्रेड निकालना है। ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ बगल में दिया हुआ है। इस बार चॉइस कितनी है? 3 है। आपका सी चाहिए, आपको बी चाहिए, ए चाहिए, चॉइस कितने हो गए? 3 हो गए, 2 से ज्यादा है। गॉट इट। तो यहाँ जब चॉइस 2 से ज्यादा होती है तो हमेशा याद रखना नेस्टेड इफ एल्स लगेगा। चॉइस अगर 2 होती है तो इफ से काम हो जाता है, 2 से ज्यादा चॉइस होती है तो नेस्टेड इफ लगता है। तो चॉइस क्या दे रखी है? अगर किसी बच्चे का स्कोर 35 से कम है तो सी ग्रेड आना चाहिए, 60 से कम है तो बी ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज ए ग्रेड आना चाहिए। क्वेश्चन को यहाँ पर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप? लगाना आपको इफ ही है, पहली कंडीशन के साथ हम जाएंगे, सामने से डाटा लेंगे, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 35 है, मतलब ये क्राइटेरिया चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 35 है क्या प्रिंट होना चाहिए? लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ना है, कॉमा लगा दिया, आगे बढ़ना। अब कितनी चॉइस बाकी बची है बताओ? जब 2 चॉइस रहती है ना, जब तक 2 चॉइस रहती है इफ लगता रहता है। अब कितनी चॉइस बच रही है? 2। इसका मतलब दोबारा से इफ लगेगा एक बार और। अगर एक चॉइस होती डायरेक्ट लिख देते। चॉइस कितनी है? 2, यानी फिर से इफ लगाने का मौका मिलेगा आपको, फिर से लगाओ इफ। सामने से लो डेटा, वैल्यू लगाओ लेस देन 60, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? बी। अब कितनी चॉइस बची? अभी चॉइस कितनी बची? सीट है। अब जब एक चॉइस बचती है तो कंडीशन नहीं लगती, समझ में आया? क्या लगा देंगे? डायरेक्ट ए, बचा हुआ डाटा लगा देंगे। गॉट इट माय पॉइंट? जब तक 2 कंडीशन है आपके पास इफ लगता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन मिलना बंद हो गया इफ लगना बंद हो जाएगा। एक चॉइस रह जाती है, अकेला प्रिंट कर दो, एल्स पार्ट में आ जाता है। अब इन ब्रैकेट्स को बंद करना है। ये देखो रेड कलर की ब्रैकेट ओपन है इफ वाली, इसको कर दो क्लोज। उसके बाद देखना ब्लैक वाली ब्रैकेट ओपन है, इसको भी कर दो क्लोज। आपका ये फॉर्मूला लग गया। अब बताओ इसकी ग्रेड बी सही है ना? 60 से कम है। अब इसको नीचे ड्रैग कर दो, बाकी सभी बच्चों की जो ग्रेड है निकल जाएगी। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम प्रिंट करना है। इसमें कितनी कंडीशन है? 4। तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है? 2 का बता दिया आपको, 3 का बता दिया, चौथा वाला तुमको करना ही हो गया आपका होमवर्क। थोड़ी देर के बाद जब डाटा डिस्प्ले में आपको सेंड करूंगा तब आप लोग इसको कर लेना। अब आपके लिए एक टास्क हो रहा है,
यहाँ पर ये बिजली बोर्ड है, हरियाणा बिजली विभाग निगम, जिसपे ये पुरानी यूनिट है या नई यूनिट है। जब लाइनमैन आता है तो यूनिट ऐसे नोट कर लेता है। उसके बाद एक मेंशन यहाँ पर रजिस्टर्ड में आता है कि यूनिट कंज्यूम, कितनी यूनिट आप लोगों ने खर्च किया, वो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ना बिलिंग पैटर्न का एक साइकिल है। अगर आपने अंडर 100 आपने अगर यूनिट कंज्यूम किया है तो आपका पर यूनिट बिल आएगा 2.5 रुपए। अगर आप आते हैं 100 और 300 के बीच में यूनिट कंज्यूम के अंदर तो आपका बिल आएगा 4.5 रुपए। इससे ऊपर की अगर यूनिट आप कंज्यूम कर देते हैं तो आपका बिल आता है ज्यादा, ठीक है, 7.5 रुपए। अब आपने कितनी यूनिट, क्या तो वैसे ही लिख दिया, लेकिन पैटर्न ऐसे ही कुछ होता है। जो बिजली का बिल आपका आता है ना वो ऐसे ही आता है। अगर आप बिजली ज्यादा खर्च करते हैं तो यूनिट बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है यूनिट का। लेकिन अगर आप कम खर्च करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है, जिसके हिसाब से प्राइस बहुत कम आता है। जो ज्यादा यूनिट खर्च करता है तो वो गरीब नहीं माना जाता, वो लग्जरी में आता है, समझ रहे हो, इसलिए उसके लिए सब्सिडी नहीं होती। और जो कम खर्च करता है उसका मतलब वो गरीब है। कम खर्च कौन करेगा? जिसके घर में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कम होंगे, और जिसके घर में दवा के हैं, एसी के एसी लग रहे हैं, तो यूनिट ज्यादा आएगी। गवर्नमेंट क्या समझ जाती है, ये तो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को सब्सिडी नहीं देती गवर्नमेंट, समझे, ऐसा होता है। अब तुम अमीर रहो लेकिन बिजली खर्च मत करो तो तुम्हें मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है, तो यहाँ पर कितनी यूनिट आ रही है कंज्यूम होके 235। तो किस यूनिट पे आना चाहिए इसका पैसा? तो अपना इफ एल्स लगा के चेक करना कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, अपना देख लेना, ये प्रोग्राम आपको बनाना है। ये हो गया आपका दूसरा टास्क। हर बच्चे से नहीं बनेगा, बनेगा उसी से जो मेहनत कर रहा होगा। कभी आप सोचो बन नहीं रहा, फलाने का, पढ़ना फिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एंड फॉर्मूला क्या होता है। देखो अभी तक जो सवाल आपने करे उसमें ना क्राइटेरिया एक ही था, वो क्या था, मार्क्स। मार्क्स को तो चेक कर रहे थे आप, दूसरा तो क्राइटेरिया नहीं था जिसको आप चेक कर रहे थे, केवल मार्क्स पे आप काम कर रहे थे। जब आपके पास क्राइटेरिया ना एक से ज्यादा होता है तो वहां पे एंड या और नाम का फंक्शन लगता है। कौन सा लगेगा? एंड या फिर और, दोनों में से कुछ भी एक लगता है। अब सवाल खड़ा होता है, ये तो हम समझ गए कि एंड और लगता कहाँ है, ये तो क्लियर हो गया। जब क्राइटेरिया डबल होता है, अभी तक के केस में एक ही क्राइटेरिया था, मार्क्स को चेक करना था। अगर क्राइटेरिया 2 हो गए ना तो वहां पर या तो एंड लगता है या और लगता है। अब हम ये समझेंगे कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है, ठीक है। एंड तब लगाना है जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। कोई आपको बोल दे कि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तो क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तो क्या लगाएंगे? और कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए तो क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप लोग मेरे को बताना इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, और उसके बाद आप सिलेक्ट करके बताना कि यहाँ पे एंड लगेगा या और लगेगा, ठीक है। मेरा सिनेरियो ध्यान से समझ लो, फिर रैंडमली एक बच्चों को पूछूंगा मैं। तो सिनेरियो समझ लीजिए क्या है। मान लो आप लोग एक जॉब के लिए जाते हैं, अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आपका जो बंदा इंटरव्यू लेता है वो आपसे कहता है कि इस जॉब को पाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। कि क्या? पहली शर्त है कि आप आईटी होल्डर होने चाहिए, यानी आपके पास जो भी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए, पहली शर्त मेरी है। और दूसरी शर्त यह है कि आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेरे को समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक रैंडमली एक बच्चा पकड़ लेता है यहाँ से, तो तनिष कौन है? तो आप मेरे को ये बताओ कि क्राइटेरिया यानी कंडीशंस क्या क्या है इसमें। स्टेटमेंट बताई थी ना मैंने, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं? तो दोनों रहेंगे तो एंड लगेगा। कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन थे ना इसमें, दो सवाल क्या थे, कंडीशन क्या थी? आईटी सेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस का, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ एंड लगेगा कि और लगेगा? सर मेरे पास दोनों रहेंगे तो एंड लगेगा। ये तो तुम बताओ ना, दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैंने तो कहानी बोल दी पूरी, इंटरव्यूअर ने पूरी बात बताई थी ना आपको। आप मुझे बताओ यहाँ एंड लगेगा कि और लगेगा? सर वो तो उस बंदे पे डिपेंड करेगा ना, उस पे तो करेगा। अरे सर उस पे तो डिपेंड करेगा, वो उसके पास आईटी की डिग्री है या नहीं है। आते वापस आते हैं। तुम सबको समझ में आ गया था ना सवाल? मैं आप लोगों पे आ रहा हूँ, आपको पता है? आप बताइए मुझे कारण बताओ। क्योंकि इंटरव्यू करने उससे क्या पूछा कि तुम आईटी होल्डर होने चाहिए जॉब को लेने के लिए, और साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस। तो सिनेरियो पता लग गया, दो है तो लगना क्या चाहिए यहाँ पर? एंड। उसके सवाल में क्या है? एंड। वो आपसे क्या चाहता है? एंड चाहता है, तो क्या लगेगा इसके बीच में? एंड लगेगा। समझ में आ गया? डिपेंड क्या, वो तो बोल ही दिया उसने, स्टेटमेंट में आ गया था उसके, ठीक है।
अच्छा अगला सिनेरियो लेते हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं ताकि आप उसको भी समझ पाए और कब लगता है। बोल ही दिया मैंने और लगेगा यहाँ पर, सिनेरियो समझ लीजिए। मान लीजिए आप जॉब के लिए गए, अब इंटरव्यू ने पूछा कि इस जॉब को लेने के लिए 2 शर्तें हैं। अब क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं तो कम से कम ग्रेजुएटेड होने चाहिए। मेरे लिए कुछ भी कराओ आपने, लेकिन ग्रेजुएटेड होने चाहिए। बच्चा बोला सामने से, सर ग्रेजुएटेड तो नहीं हो। तो तुरंत बोला अच्छा ग्रेजुएटेड नहीं हो तो दूसरी शर्त ये है कि तुम यहाँ के बाशिंदे होने चाहिए, लोकल होने चाहिए, गुड़गांव के बंदे होने चाहिए, पढ़े लिखे नहीं हो तो भी तुम्हें जॉब दे देंगे। अब ये बताओ क्राइटेरिया कौन कौन से हो गए? 2 हो गए। एक तो एजुकेशन का क्राइटेरिया हो गया और एक हो गया लोकेशन का। अब दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होने पर जॉब मिल जाती। तो क्राइटेरिया 2 है तो क्या लगेगा? एंड या और, लेकिन दोनों में से कोई एक चाहिए और लगेगा। समझ में आ रही है सिनेरियो? तो रियल लाइफ में भी तो ये यूज होते हैं, प्रैक्टिकल भी सिस्टम में ऐसे होता है। अब देखो मेरे पास एक डाटा है प्रैक्टिकल, इसमें कुछ कस्टमर्स हैं, इन्होंने किसी मॉल में जाके शॉपिंग किया, कितने रुपए का शॉपिंग किया वो अमाउंट लिखा हुआ और किस दिन शॉपिंग किया वो डे लिखा हुआ है, करेक्ट। अब आपका मैनेजर या टीम लीडर आपको बोलता है कि इसमें से उन कस्टमर्स का पता लगाओ जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया और वो भी 4000 या उससे ज्यादा का। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पहले समझो क्राइटेरिया कितने हैं? 2। एक तो डे चेक करना है, एक अमाउंट चेक करना है। तो क्या लगेगा यहाँ? या तो एंड लगेगा या और लगेगा। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ क्या लगना चाहिए, एंड या और? एंड लगना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि उसी बंदे को ढूंढो जिसने संडे को 4000 से ज्यादा को शॉपिंग किया है। इसका मतलब डे भी संडे चाहिए और अमाउंट भी चेक करना है आपको, तो एंड लगेगा। फॉर्मूला कैसे लगाना है? देखो जाओ वहां पे एंड फॉर्मूला टाइप कर दो, पहली कंडीशन उठा लो अमाउंट की, इट शुड बी ग्रेटर देन 5000। कितना था? 4 था कि 5 था? 4 था। 4000 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन डे ले लो, और डे क्या होना चाहिए? संडे होना चाहिए। तो लग गई कंडीशन। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गई ना तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। ये फॉर्मूला आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा ट्रू या फॉल्स। अभी क्या उत्तर आना चाहिए आपको, क्या लगता है? फॉल्स आना चाहिए। कारण बताएंगे क्यों आएगा फॉल्स? डे नहीं है ना, डे में गड़बड़ कर गया वो। और नीचे का क्या आना चाहिए? और इसके नीचे का, और इसके नीचे वाला, और इसके नीचे वाला। हो गया सेट। अभी को डाउट इसमें? अभी इसी सिनेरियो को पलट देते हैं। इस बार आप लोगों को उन कस्टमर्स का पता लगाना है जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है, जिन्होंने, उनका भी डाटा दो मुझे, और उन लोगों का भी डाटा दो जिन्होंने 5000 से ज्यादा का शॉपिंग किया है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया तो 2 है, लेकिन इस बार दोनों ट्रू होनी चाहिए ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने बोला मुझे संडे का सारा दो, मतलब संडे को चेक करना है, बाकी को कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा मैंने बोला 5000 से ज्यादा वाला दो, मतलब दोनों इंडिविजुअली चेक करने हैं, दोनों सेटिस्फाई होना कंपलसरी नहीं है, कोई भी एक होगा सेटिस्फाई तो आंसर देना मुझे। तो मैं यहाँ पर और फॉर्मूले के साथ जाऊंगा। पहला डाटा, इट शुड बी ग्रेटर देन 5000। दूसरा डाटा, डे शुड बी इक्वल टू संडे, एंड नाउ प्रेस एंटर। अब ये ट्रू क्यों आया पता है? संडे के चक्कर में आ गया। और नीचे वाला भी ट्रू ही निकलेगा, और इसके नीचे वाला फॉल्स निकलेगा, इसके नीचे वाला भी फॉल्स निकलेगा, और ये वाला ट्रू निकलेगा। ये देखो, एंड समझ गए? और समझ गए? अब एंड और को इफ के साथ मिलाएंगे। एंड तो समझिए, अब इसको किसके साथ मिलाएंगे? इफ के साथ मिलाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर उत्तर ट्रू आ रहा है, हमको ट्रू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर उत्तर चाहिए एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। अगर जो बंदा एप्लीकेबल है मैसेज आना चाहिए एप्लीकेबल, और जो बंदा एप्लीकेबल नहीं है मैसेज क्या आना चाहिए? नॉट एप्लीकेबल। तो पता है क्या करो, इस पूरे फॉर्मूले को जो भी लिखा है आपने, इस पूरे फॉर्मूले को इफ में बंद कर दो। कर सकते हो? अच्छा इसका जो पूरा आंसर है क्या बन रहा है? या तो ट्रू या फॉल्स बनेगा। अब यहां जाओ और यहां लिखो ट्रू बनने पर क्या चाहिए था आपको? लिख दो फिर एप्लीकेबल, और फॉल्स बनने पर क्या चाहिए था? नॉट एप्लीकेबल। बन गया। अब वो जो अंदर फॉर्मूला लगा रखा है ये ट्रू या फॉल्स ही तो बनता है। अगर ट्रू बना तो क्या मैसेज आएगा? और फॉल्स बना तो नॉट एप्लीकेबल। ये देखो, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कौन बंदा एप्लीकेबल है, कौन बंदा नॉट एप्लीकेबल। ऐसा समझ में? और थोड़ी देर पहले जो बिजली विभाग का दिया था ना वो ऐसे ही बनेगा। उसमें रेंज है ना एक 100 और 300 वाली, तो एंड लगा दोगे, वैल्यू लिखोगे उसकी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। दूसरी कंडीशन लगाओगे लेस देन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। पकड़ ली रेंज एंड में लगा के, इसी को इफ में लगा के फिर अपनी कार्रवाई चालू होगी। मतलब डेप्थ में जाओगे ना, जब दिमाग समझने लग जाएगा चीजों को, तब जाके कोड बनने लगता है। और जब तक आप दिमाग से नहीं समझोगे चीजों को, रट्टा मार के पढ़ोगे ना, जैसे पढ़ा दिया और बच्चे रट्टा मार के पढ़ गए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगेंगे नहीं तुमसे।
तुमसे वो उतने एफर्ट्स लगेंगे जो तुमको बताया गया है। तुमको कितनी भी कठिन चीज बता देंगे वो आप कर लोगे, जैसे ही वो बदल कर आएगी नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्रेन से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई सवाल है किसी का? चलिए अगला बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सम इफ। देखो सम इफ में क्या होता है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सैंपल डाटा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम और उनकी क्वांटिटी है। हमको जितनी भी क्वांटिटी इनको टोटल करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता है। सम लगा देंगे, डेटा दे देंगे, तो इन सबका क्या कर देगा, टोटल कर देगा, कोई इश्यू नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट टोटल ऐसे नहीं होना चाहिए। टोटल होना चाहिए जिस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ डालूं उसका टोटल आना चाहिए। जैसे मैंने मोबाइल लिखा तो मोबाइल का टोटल कितना है, 4 तो ये प्रोडक्ट हो गए, 6 ही हो गए, 10 आना चाहिए उत्तर। लेकिन ऐसा तो नहीं आया। तो इस बार हमें टोटल करना है, लेकिन डिपेंड अपॉन अ कंडीशन। ठीक है, तो जिस भी प्रोडक्ट का मैं नाम लिखूं उसी बच्चे का टोटल आना चाहिए। ऐसा आपको कहाँ मिल सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी का डाटा आ गया, स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और उनका स्कोर लिखा होगा बगल में, तो जिस बच्चे का मैं नाम लिखूंगा उसका ही तो टोटल आएगा डिस्प्ले हो गए। समझा नहीं बात? जिस बच्चे का आईडी लिखूंगा उसको टोटल आ जाएगा डिस्प्ले हो गया। तो कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है इससे। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम। अब कंडीशन के साथ चल रहा है तो सम इफ हो गया। क्या पूछ रहा है पहले, पढ़ो रेंज, ये रेंज हो गई। और फिर पढ़ो क्या लिख रहा है, ये हो गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन, यही ढूंढना है ना उसमें क्राइटेरिया। उसके बाद पढ़ो क्या लिख रहा है, यानी वो रेंज जिसमें सम होगा। डन, एंटर करें। बूम, समझ आ गया? अब इसको चेक कर लो। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा लैपटॉप, आ रहा उत्तर। आप जो मर्जी लिख दीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा। मैंने लिखा माउस, आ गया उत्तर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी का? अगला देखिए, अगला हमारे पास आता है सम इफ्स। इसका क्या यूज है देखो। इस बार ना हमको टोटल करना है, लेकिन केवल ऐसे नहीं करना है कि जिस प्रोडक्ट का नाम लिखो उसका टोटल आ जाए। ऐसा आना चाहिए कि लैपटॉप का टोटल, लेकिन वो भी सोनी ब्रांड का। यानी इस बार दो दो कंडीशन चेक हो रही है। यानी लैपटॉप का टोटल तो आएगा, लेकिन उसी लैपटॉप का आएगा जिसका ब्रांड सोनी होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं सोनी हटा दूं, जीरो बता रहा है, क्योंकि वो ब्रांड भी मांग रहा है। और मैं अगर एलजी लिख दूं तो एलजी का 7 प्रोडक्ट है लैपटॉप वाले, देख लो। कर रहे हैं ना कैलकुलेट, दोनों के बेस पे चल रहा है। अगर मैं एलजी की जगह यहाँ लैपटॉप की जगह मोबाइल लिख दूं तो एलजी के मोबाइल 9 बता रहा है, 7 तो ये रहे, ओके, और 2 ये रहे। ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चल रहा है। अब ये कैसे होता है देखो, यहाँ लिखना है सम इफ्स। ओके, पढ़ो पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या है यहाँ पर, ये हो गया सम रेंज, इसी में करना है टोटल। दूसरा पढ़ो पैरामीटर। अच्छा टोटल कितने क्राइटेरिया है यहाँ पे, बताओ कौन कौन से, प्रोडक्ट और ब्रांड। तो प्रोडक्ट जो पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसकी रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो इसकी रेंज कहाँ है, यही तो है। और इसका क्राइटेरिया कहाँ पर है, वो ये रहा। निपट गया इसका काम। ऐसा ही सेम काम दूसरे के साथ करो। सबसे पहले रेंज और उसके बाद निपट गया काम। अभी ब्रैकेट बंद करना है, प्रेस एंटर, यू गॉट एन आंसर। एलजी के मोबाइल कितने हो गए, 9 हो गए। चेंज कर लो, चलाओ, मेरे लिए जो मर्जी करना है, ये आपको आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया। और कोई डाउट किसी का? खत्म हो गया बस। काउंट इफ, काउंट इफ में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये भी ऑलरेडी हमारे किस में आते हैं, लॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। हमने अपनी पहली क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। तो ये यहाँ खत्म हो जाता है। अभी किसी बच्चे को कुछ पूछना है, सवाल करना है तो पूछ सकता है, विंडो ओपन है उसकी जगह। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट रिलेटेड फंक्शन, जिनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। ये सारे फंक्शंस आप लोगों के वहाँ पे काम आते हैं जब आप किसी को लोन वगैरह देते हो, उनकी ईएमआई बनानी हो, आप लोगों को इंस्टॉलमेंट तय करनी हो, कितने साल की ईएमआई बनेगी वो निकालनी हो, किसी की एफडी जमा करनी है तो मैच्योरिटी निकालना हो, पीवी की वैल्यू निकालना हो, कितनी किस्तें बनेंगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना हो, ब्याज पता करना हो कि किसी किस्त के ऊपर कितना ब्याज लग रहा है। ये सारी चीजें निकालने के लिए अकाउंटेंट के कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिनकी हेल्प आप लोग कर सकते हैं। अब ये आपके ज्यादातर काम कहाँ आएंगे, हर किसी का एमआईएस में ये यूज होगा ये जरूरी नहीं है। आप लोगों के काम आएंगे अगर आप किसी सीए के अंडर लग गए। एमआईएस के लोग उनके अंडर भी काम करते हैं बेटा। आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो एमआईएस रह सकता है, करेक्ट। तो एमआईएस के लोग हर किसी के अंडर में काम करते हैं। सेल्स के अंडर में जाओगे तो वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग किसी सीए के अंडर लग गए तो वो पूरे दिन तुमसे यही लगवाता रहेगा, पूरे दिन। ठीक है, तो वहां जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज आप पढ़ लीजिए, आप यहाँ से ए टू जेड पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपका जो साइकिल चक्र है वो ऐसे घूमेगा, डी ई एफ, बस डी ई एफ, डी ई एफ, मतलब समझ रहे हो।
आप यहाँ पर पढ़ते हो A to Z सब कुछ, लेकिन जब काम करते हो ना तो गिने चुने आंकड़ों पे काम होता है बस, उसी चीज में बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। इसीलिए एक बार कंपनी में जो बंदा लग जाता है ना वो निकलता नहीं है। कंपनी का काम एज कम्पेयर टू दिस आसान होता है, यहाँ सब कुछ पढ़ना है तुमको, मत्था वैसे ही भ्रष्ट हो जाता है, तेरी इतना याद ही नहीं हो रहा, भूल गया मैं। लेकिन आप जब वहां पे लगते हैं तो वही काम करना होता है, स्टेप DEF खत्म, पूरे दिन यही 6 महीने यही करोगे DEF, तुम्हारा एक प्रोफाइल होगा तुम्हें वही करना है। यहाँ पे अकाउंटेंट में बंदे हैं जो वो भी एक्सेल पे काम करते होंगे, लेकिन लिमिटेड वही करते होंगे बार बार, इसलिए उनको रट क्या होगा। लेकिन आप लोग जो जानते होंगे वो शायद उन्हें भी ना पता हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि जिस फील्ड के लिए जो बंदा चाहिए उसको वो काम आपसे बेहतर आता है। आई समझ में? इसलिए यहाँ जब कोर्स चलता है तो कोई चीज समझ में नहीं आती, ज्यादा सिरदर्दी नहीं ना, काम से काम रखो अपना, पढ़ो ध्यान से, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, तैयारी करो, अपना प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं। आप सोच रहे मैंने जो सवाल अभी करे थे वो सारे बेसिक थे, हाई फाई सवाल जब करेंगे ना तो बताया नहीं जाएगा। हाई फाई सवाल में एक लाइन का कोड नहीं होता है, हाई फाई सवाल में लॉजिक पूछे जाते हैं। एक लॉजिक में अभी आप लोगों से पूछ लेता हूँ, लेट अस सपोज मैंने कहा, तो मैंने आपको इसकी नीड बता दी, इसकी नीड कहाँ होगी, यानी सब कुछ आप पढ़ते हैं सब जगह यूज होता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, फाइनल। इसलिए पढ़ सारा लो, पता नहीं कब कहाँ यूज हो जाए। तो फाइनेंशियल फंक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपके पास पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है मंथली पे आउट, यानी मंथली पेमेंट। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ईएमआई कैलकुलेटर। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया और 9.8% के रेट पर ले लिया, इसकी किस्तें आपने भरी 18, यानी 18 महीने के लिए लिया है। आपको ईएमआई निकालनी है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे हम पीएमटी नाम का, मंथली पेमेंट का ईएमआई निकालते हैं। पैरामीटर पढ़ पढ़ के काम करना है बस आपको। अब मैं आपको 2 टिप देता हूँ, उन दोनों टिप को ध्यान रखें। पहली टिप, जो भी आप इसमें इनपुट डालोगे वो मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? अच्छा। टिप नंबर 2, कोई भी इनपुट आपसे पूछा जाए, अगर वो इनपुट आपके पास ना हो, खाली मत छोड़ना, 0 लिख देना वहां पे। क्या लिखना है? ये 2 चीज समझ में आ गई? अब फॉर्मूला लगाइएगा, हेल्प कीजिएगा। क्या लिख रहा है यहाँ पे? रेट कहां पर है इसमें? हाँ, अब ये सालाना है कि मंथली है? एनएम सालाना होता है, मंथ में करो कन्वर्ट, हो गया। समझ गए ना केस? बस इसको बोलते हैं समझ। एक बार आप किसी चीज को कर रहे हो ना, 10 मिनट 20 मिनट मेहनत लगा लो, दिमाग पे जोर डाल लो, समझ के कर लो, उससे ना आपके 100 सवाल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पर दिमाग नहीं लगाना चाहते, मेहनत करके करना चाहते हो, तो 100 के 100 सवाल पे मेहनत करना पड़ेगा। अब ये जो टिप दी है उसको याद रखना, गलती नहीं होगी, ठीक है? पढ़ो, पैरामीटर लिखते जाना। दूसरा पैरामीटर पढ़ो, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है वो, ये मंथ में है कि ईयर में है? तो इसके साथ कुछ करना है। अगर ये ईयर में होती तो क्या करते? गुना 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो गुना 12 करके आएगा कि डिवाइड करके आएगा? तो यहाँ पर वो होता, अभी क्या चलेगा? नॉर्मल चलेगा। अगला पैरामीटर पढ़ो, पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो जाके सिलेक्ट कर लो। सारे डाटा यूज हो गए? जब सारे डाटा यूज हो जाए कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बंद करके बाहर आ जाओ। अब ये बताओ, इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए जरूरत है? एक बार समझ गए ना, अब कभी भी आएगा निकाल लेना। अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला लगाऊंगा पैरामीटर पढ़ के कर लेना, ठीक है? अभी जब मैं एंटर करूंगा उत्तर आएगा ये, ठीक है? उत्तर नेगेटिव में आएगा, देखना किसमें आया। कोई बच्चा बताओ बस मेरे को, नेगेटिव में क्यों आया, जिसको भी अकाउंट की थोड़ी नॉलेज है, बताओ। ईएमआई है ये, समझ में? ईएमआई है, ईएमआई आपके अकाउंट से डेब्ट होती है। ईएमआई क्या होती है? डेब्ट होती है, माइनस होती है, आती नहीं है आपके अकाउंट में, जाती है, आपको देना होता है ये पैसा, डेब्ट होता है, डेब्ट अमाउंट है। तो क्या जाएगा? वो नेगेटिव में जाएगा, इसीलिए डाटा नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज, कोई डाटा नेगेटिव दिखाएंगे क्लाइंट पे गलत असर पड़ेगा, हमें तो पॉजिटिव दिखाना है ना उसको। तो किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे करते हैं? मैथ के कोई टर्म्स पता हो आपको किसी को? अगर कोई मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, मैं चाहता हूँ नेगेटिव ना बने, ये पॉजिटिव आ जाए, तो मैथ में एक टर्म होती थी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नाम की एक टर्म होती है, किसी नंबर का एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन फिट कर दूं एबीएस ऐसे, तो ये नेगेटिव का क्या बना देगा? एब्सोल्यूट की खास बात पता है क्या होती है? अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव है
तो पॉजिटिव मतलब हर हालात में वो पॉजिटिव देगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से टिप नंबर 3 ले लो आप। फाइनेंशियल फंक्शन जब भी लगाओ, हर फंक्शन को एबीएस में डाल के लगाओ, इससे आपको नुकसान तो है नहीं कुछ। कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन कोई वैल्यू गलती से नेगेटिव बन रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, सारा सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 3 टिप मैंने बताई थी, टिप बताइए कौन कौन सी थी वो 3? क्या लिखने पहले? पैरामीटर्स तो बेसिक होगा। टिप क्या बताई थी मैंने? 3 टिप बताई थी। जहां कुछ नहीं आए, जो पैरामीटर आपके पास ना, वहां क्या लगाना है? 0। शाबाश, एक हो गया। जो भी इनपुट आप डालोगे वो मंथ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दूसरी टिप ये बोली थी मैंने। तीसरी, एब्सोल्यूट में डाल के लगाया करो, किसी से सवाल नहीं करना कोई डाल क्यों लगा रहे हैं जी क्यों, अब एब्सोल्यूट में डाल के लगा दो आप, जो भी आएगा देखी जाएगी। ठीक है, अब गलती नहीं होंगी आप। तो ये सवाल हो गया, सॉल्व हो गया। अभी कोई इसमें पूछना है कुछ? ईएमआई निकाल लोगे ना आप कभी भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ऐसे आता है तो खुद निकाल के देख लिया करो कितने की ईएमआई बनेगी। समझ रहे हो? 5,000 जैसे 15,000 का कोई फोन खरीदा, उस पर ब्याज आ रहा है 13.5% का, 9 महीने की किस्त तुमको बनवानी है तो निकाल के देख लिया करो खुद ही, तो कितने की ईएमआई आपकी बनती है। अच्छा, अगला हमारे पास फॉर्मूला आईपीएमटी, ये हमारा लास्ट रहेगा आज का। आईपीएमटी का मतलब क्या होता है? यहाँ बगल में लिखा हुआ, पढ़ो एक बार, अर्थ समझ में आ रहा है इसका? मंथली पेमेंट क्या होती है बताओ? ईएमआई, यानी जो ईएमआई आप पे कर रहे हो, ईएमआई आप इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली मंथली पे करते हो ना, पहली ईएमआई, दूसरी ईएमआई, ऐसे ही करते हो ना, तीसरी ईएमआई। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जो तीसरी ईएमआई आपने दी है उस पर इंटरेस्ट क्या लगा होगा, पूछ सकता हूँ ना? तो उसी को निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। जितनी भी ईएमआई आप देते हो सबके ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट रेट यही रहता है, लेकिन जैसे जैसे ईएमआई आप उतारते जाते हैं इंटरेस्ट कम होता जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है। देखो, आपने 18 किस्तें दी, हर किस्त में कितना पैसा जा रहा है आपका? मतलब मोटा मोटा 12,000। हर किस्त कितने की दे रहे हो? 12,000 की दे रहे हो। अब ये थोड़ी ना कि दूसरी किस्त कम की हो जाएगी, किस्त तो 12,000 की जाएगी। फर्क पता है क्या है? ये जो पहली किस्त आपने दी है ना, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट तो कम है, प्रिंसिपल अमाउंट कम है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जब दूसरी किस्त आप पे करोगे तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट कम होता रहेगा, ऐसे ऐसे एक दिन ऐसा है। कारण पता है इसका? कारण ये है कि जब आप पहली ईएमआई दे देते हो प्रिंसिपल कम हो जाता है कुछ। एक एग्जांपल समझते हैं, 12,000 रुपए की पेमेंट करी आपने, मान लो इसमें 2,000 ब्याज था, तो आपने प्रिंसिपल 10,000 कम कर दिया। अब आपका अगला ब्याज कितने रुपए पे लगेगा? 1,90,000 रुपए। और समय सीमा कम हो गई, पहले 18 महीने की समय सीमा थी, अब कितने की रहेगी? 17 महीने की। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कम पैसा कम समय, ब्याज ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? अब मानकर चलो आखिरी किस्त भर रहे हो आप, टोटल सारे पैसे तो चुका चुके, प्रिंसिपल रह कितना गया? मात्र 10,000 रुपए। आखिरी किस्त भर रहे हो आप, 10,000 रुपए मात्र रह गया, और 1 महीने की टाइम पीरियड है बस, लास्ट महीने की। तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंसिपल का होगा, ब्याज मामूली सा होगा, चवन्नी भर का होगा। आप किसी से पैसा कर्जे पे ले, तो मान लीजिए आपने मेरे से 10,000 रुपए ले लिए, आपने मुझे वादा किया कि सर हर महीने 1,000 रुपए और आपको 10% ब्याज देंगे। तो आप आए, 1,000 रुपए की पेमेंट करी पहले तो 10%, और 10% ब्याज कितना हो गया उसका? 100 रुपए, जो भी बना आपने मुझे वो दे दिया। अगली बार आपकी अगर मुझे आप फिर से 1,000 रुपए और 100 रुपए दोगे? नहीं, आपने 1,000 रुपए चुका दिए हैं, ब्याज पैसा रह गया 9,000 रुपए। तो 9,000 पे 900 आप मेरे को देंगे, 1,000 रुपए किस देंगे? अब ब्याज कितना, वो कितना रह जाएगा? 7,900 रुपए रह जाएगा, और उस पर ब्याज कितना बनेगा आपका? 90 रुपए जो बना आप वो मुझे पे करेंगे, 100 रुपए थोड़ी ना देंगे। ऐसा में पैसा कम होता जाएगा ना, यही प्रोसेस होता है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। जो पहला महीना है उस पे आपने इंस्टॉलमेंट दिए 11,993 रुपए, हमें ब्याज पता करना है। समझ गए? ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट का नंबर, और ये क्या हो गया? हमारी इंस्टॉलमेंट। हमें क्या पता करना है? इस पे कितना ब्याज लग रहा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा हम? आईपीएमटी। पहला पैरामीटर क्या है? कितना है रेट? क्या करेंगे इसको? बाय 12। अगला पैरामीटर पढ़ो, एन पर कहाँ लिख रहा है मैडम? ध्यान से देखो इसको। पर मतलब पीरियड, पीरियड का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर। इंस्टॉलमेंट नंबर मतलब मंथ नंबर। कौन सा इंस्टॉलमेंट नंबर? एक, उठा लो।
ठीक है, अगला पैरामीटर पढ़ो, क्या होता है एनपीआर, कितनी है वो, जाके उठा लो। अगला पढ़ो, कितना है वो, अब निपट गया ना काम, सारे पैरामीटर हो गए ना, बंद कर दो ब्रैकेट होगा। अभी करो एंटर, कितना ब्याज आ रहा है, ये जो पहली ईएमआई आपने भरी ना, जो पहली इंस्टॉलमेंट दी थी, उस पे ब्याज 1633 रुपए है। आखिरी वाली देकर देखो ब्याज, देखो कितना कम आएगा, देखना 18वीं देते हैं, ठीक है, कितना ब्याज लग रहा है उस पे, मात्र 100 रुपए भी नहीं लग रहा। आई को समझ में बात। तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, बाकी के फॉर्मूले कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।